हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक बिल्कुल बहुत बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 3 मुल्कों के दौरे पर निकले हुए हैं। आखिरी उनका इस दौरे का मरहला तीसरे मरहले में वो तुर्की पहुंचे हैं। और इस पूरी विजिट में पहले वो इजिप्ट गए। अब्दुल फत्ताह अल सीसी वहां के प्रेसिडेंट हैं, जिनको मुर्सी के तख्ता पलट के बाद में जो हुकूमत में आए थे। उसके बाद जॉर्डन शाह अब्दुल्ला टू, जिनको शाह अब्दुल्ला दोयम भी कहा जा सकता, उनसे मुलाकात हुई। वो उनके काफी नजदीकी दोस्तों में से, नजदीकी ताल्लुकात वाला मुल्क है और इसराइल के इमीडिएट नेबर है। और बहुत ही खास बात यह है कि मस्जिद अल अक्सा जो इसराइल के कब्जे में है, उसके भी वो मुतवल्ली हैं, शाह अब्दुल्ला। वहां मुलाकात हुई और उसके बाद में आखिर में पहुंचे वो तुर्की। और तुर्की की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि अक्टूबर 2018 में जो जमाल खाशोगी का इस्तांबुल में कत्ल हुआ था, उसके बाद ताल्लुकात खराब हुए थे काफी हद तक। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हालात बेहतर हैं, क्योंकि हाल ही में अर्दगान ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब। वो इस पूरे खित्ते को, पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इन तमाम मुल्कों में सफर कर चुके हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त शुक्रिया, दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। आप बताइए कि ये मोहम्मद बिन सलमान का दौरा इस वक्त में, इसकी क्या अहमियत है और क्या कुछ है इसमें, और जो कुछ हमें नजर नहीं आ रहा, और क्या कुछ है उसकी खास, जिसकी सियासी अहमियत क्या है? अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें, खासकर गल्फ रीजन की बात करें, तो पिछले 7-8 सालों के दौरान वहाँ पर बहुत उथल-पुथल रही, क्राइसिस रही। ये वही दौर है जब मोहम्मद बिन सलमान पहले तो ये बन गए सेकंड क्राउन प्रिंस और फिर बाद में ये क्राउन प्रिंस का ओहदा संभाला। उस दौरान यमन क्राइसिस शुरू हुए, कतर के साथ डिप्लोमेटिक बाइकॉट भी हुआ, रिलेशंस भी हो गए। सीरिया में भी इंटरफेरेंस रही इनकी। जॉर्डन के साथ भी बीच में ताल्लुकात खराब हुए थे। लबनान के बारे में आपको पता ही है, वहाँ भी क्राइसिस चली और यहाँ तक कि सऊदी अरब को अपना जो वहाँ में डिप्लोमेटिक मिशन उसको किसी बहुत टाइम तक उसको विड्रा भी कर। और इसके अलावा जैसे आपने कहा, जमाल खशोगी के कत्ल के बाद टर्की के साथ भी ताल्लुकात बहुत खराब हो गए। ये सारा ये सिनेरियो है इस वक्त। उस दौरान क्या हुआ, जब ये क्राउन प्रिंस बने उसके बाद ही ट्रंप ने वहां पर अपना जो है इसके साथ, चूंकि उनको लग रहा था ट्रंप बड़ा शातिर और बड़ा क्लेवर पॉलिटिशियन, उसको पता था कि रीजन में इसके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, तो उसने कोशिश की, उसको रीच आउट किया, उसको एक किस्म उस वक्त एक एश्योरेंस दी, जिसके अवज उनको अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा महादा करना पड़ा, जिसमें डिफेंस डील्स भी थी, इन्वेस्टमेंट का भी था, जो तकरीबन $350 बिलियन से भी ज्यादा था। उसमें ट्रंप का जो दामाद और उसकी बेटी है उसका भी हाथ है। लेकिन अगर आप 20 से देखें, 2020 के बाद शायद सऊदी अरबिया और उनके लीडरशिप को ये रियलाइज होने लगा, जो हमने पास में कुछ किया था वो उनको डिविडेंड नहीं दे रहा, उसके बेनिफिट्स नहीं आ रहे। यमन जंग खिंच गया और अभी भी उसका नहीं कोई सलूशन निकल रहा, हालांकि पिछले कई महीनों से वहां पर सीज फायर हो रहा है। टर्की के साथ जो बाइकआउट हुआ या उसने जो एक्शन ली है इस मामले पर सऊदी अरब के साथ, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। उसमें इसने पैरेलल एक ओआईसी बनाने की भी कोशिश की गई। दूसरी तरफ जो कतार के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, उसमें
टोटली उसने गल्फ रीजन को डिवाइड किया। एक तरफ 3 कंट्रीज थे, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन, जिसको मिलाकर इजिप्ट ने भी साथ दिया, क्योंकि इजिप्ट हमेशा उनको मैक्सिमम जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस या उनके मैक्सिमम जो है ये लोग हैं वो सऊदी अरब में है, वो गल्फ का उनका बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है हमेशा, इसलिए वो इनको छोड़ नहीं सकता। ये भी है जो जनरल सीसी है वो एक वक्त सऊदी अरेबिया में मिलिट्री अटैची भी रहे हैं। ये तो उसके एक लंबी दास्तान है, वो उनको छोड़ नहीं सकता, वो भी इसमें दाखिल हुआ। और एक और बात जो है, जॉर्डन में जो 2 साल पहले कोशिश की गई वहां की हुकूमत को टॉपल करने में, उसमें भी कुछ गल्फ कंट्रीज का हाथ माना जाता है। अब इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए, लेकिन वहां पर एक शोरा भी है, कुछ रॉयल्स में बहुत है, उन्होंने मशवरा इनको किया कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए, गल्फ रीजन को एक साथ फिर मिलाने की कोशिश की है, और जो कुछ तलखियां हुई थी टर्की के साथ, जॉर्डन के साथ, कतार के साथ, उनको खत्म करने की जरूरत है। यही वजह है पहले उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन कतर के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन या उनको ब्लॉकेड किया था उसको खत्म किया। हाल ही में लेबनान में अपने सफीर को वापस भेजा। जॉर्डन को बीच में जो लग रहा था टॉपल करने में, उनको उनके साथ भी रिश्ते फिर से बनाए गए। और टर्की की ये मजबूरी रही, टर्की की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब, लिरा जो है रिकॉर्ड लो पर आया है, और उसको वहां भी इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होने लगी, यहां तक कि सऊदी में इसके जो प्रोडक्ट, सऊदी, यूएई, दूसरी कंट्रीज में उसके प्रोडक्ट्स कम बिकने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने एक किस्म का एक कंप्रोमाइज किया, अपने आप को फिर जोड़ने की कोशिश की, ताकि उसको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस या इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इसके साथ मिलते रहे। दूसरी बात क्राउन प्रिंस के लिए बहुत अहम है, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट जो उसको, जैसे बाइडन उसके साथ मिला नहीं, एक किस्म को उनको वो नहीं चाहते थे, वो ह्यूमन राइट्स इशू के मामले पर उसको वो जिम्मेवार ठहरा। अब बाइडेन भी उसको मिलने के लिए तैयार हो गए, अर्दगान भी तैयार हो गए, जॉर्डन के प्रिंस ने किंग ने कल उसको हाईएस्ट अवार्ड भी पेश किया। ये इस वजह से है कि सऊदी अरब ये कोशिश कर रहा है कि रीजन में इसकी लीडरशिप बरकरार रहे, उसके पास में जो उनकी तरफ से कुछ कोताहियां रही है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में ये अब तय हो गया है कि क्राउन प्रिंस ही अगर कोई पॉलिटिकल तो कोई नहीं, वही जानशीन है, वही नए रूलर होंगे। उनके वालिद जो है वो, उनकी सेहत ठीक नहीं और वर्चुअली यही हुकूमत चलाते हैं, इस वजह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए गल्फ रीजन में इनके रोल को मानना, रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। साथ ही साथ अब अमेरिका ने भी ये, अब चूंकि जुलाई में आ रहा है, दूसरी बात ये जो है जुलाई में बाइडेन का जो विजिट है वो इस वजह से भी अहम है, वो जीसीसी के कंट्रीज के अलावा जॉर्डन और इजिप्ट के जो वहाँ के प्रेसिडेंट्स और किंग है उनसे भी मिलेगा वहाँ पर, ताकि एक ब्रॉडर जो यानी कि वाइड कंसल्टेशन। इस वजह से ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है फ्यूचर किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसकी ओवरऑल सारे रीजन में, अरब कंट्रीज में या दूसरे कंट्रीज में एक्सेप्टेबिलिटी रहे, इसलिए ये इनका दौरा बहुत अहम रहा। अब शेख साहब, जो अहम बात, जो बात आपने कही कि वो इसको दूसरे तरीके से इस तरह से कहा जा सकता है कि खाशोगी के कत्ल के बाद एक तरह से जो पॉलिटिकल आइसोलेशन में मोहम्मद बिन सलमान रहे हैं, जिसमें खास तौर पर जिसका आपने जिक्र किया, जो बाइडन उनसे नहीं मिलना चाहता, फोन पर भी बात नहीं की, अब वो मिलने आ रहे हैं, जीसीसी कॉन्फ्रेंस होने वाली है रियाज में।
लेकिन एक बात जो जो कॉमन नजर आ रही है, एक तो ये कि जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद मुझे अब तक याद है कि माइक पोम्पियो ने सऊदी अरब का दौरा किया कुछ ही हफ्तों के अंदर, उस कत्ल के बाद, और जिस वक्त वो रियाद में थे $100 मिलियन ट्रांसफर हुआ वॉशिंगटन को। उसके बाद उनके अंदर जरा नरमी आई थी। इसके अलावा जब 2013 में मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद भी अरबों डॉलर सऊदी अरब ने मिस्र को दिया। अब भी वो तकरीबन हर जगह पैसा बांटते हुए फिर रहे हैं। इसमें तुर्की में भी एक बड़े इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जॉर्डन में भी। तो ये अपनी अपने मुल्क की दौलत को अपने जाती पॉपुलैरिटी के लिए खर्च कर रहे हैं, क्या ऐसा आपको लगता है? देखिए, हमें ये देखते हैं आजकल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो डोमिनेंट रही। आइडियोलॉजिकल बेसिस पर जो डिप्लोमेसी पास में चल रही थी, पहले जैसे एक ब्लॉक सोवियत ब्लॉक था या वेस्टर्न ब्लॉक था, आइडियोलॉजी थी, लेफ्टिस्ट थे या सोशलिस्ट किस्म के थे, वो खत्म हो गया। आजकल ये है इकोनॉमिक पावर जितना है उसके ये नहीं कि इसकी डोमिनेंस रहती है, खासकर डिप्लोमेसी के इशू। दूसरी बात, अगर आपने देखा, आप जो कह रहे थे, सीआईए ने भी इस बारे में क्लियरली कहा था ये चीजें हुई है, लेकिन साथ ही उसके बावजूद ट्रंप आया, ट्रंप की मुलाकातें हुई। पॉम्पियो जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसने कई बार मुलाकातें की, जहां और यहाँ तक कि दोहा में जो अब्राहम कॉन्फ्रेंस थे वो सऊदी के इनिशिएटिव पर ही वहां पर हुई। हालांकि वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही, उसमें बहुत सारे कंट्रीज, जॉर्डन ने उसमें नहीं पार्टिसिपेट किया, फलस्तीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, या इवन कतार ने नहीं किया, या दूसरे कंट्रीज। लेकिन ये है कि उनको भी उस वक्त फाइनेंस के और इकोनॉमी के बारे में उन्होंने तरजीह दी इस चीज को बनस्बत दूसरी चीजों को, वेदर देवर ह्यूमन राइट इश्यूज या अदर इश्यूज, उनको साइड लाइन किया। अब आप देखिए कि 2.5 साल के बाद जो अभी तक बाइडेन ने इस इशू पर स्ट्रिक्ट भी रहा, टफ भी रहा, अल्टीमेटली वो भी वही कर रहा है जो ट्रंप कर रहा है। इनफैक्ट सो मच सो, मैं ये भी कहूंगा, अर्दोगान भी जो उसकी जो पॉलिसीज है वो भी फाइनली इकोनॉमी के साथ ही जुड़ गई। उसमें हर एक कंट्री का ये रहता है, इकोनॉमिक पावर है तो आपके साथ 10 चीजें इग्नोर होती है, उसको साइड लाइन किया जाता। हाँ, उसके बारे में कभी कभार बात की जाए। अभी देखिए कि इस विजिट से पहले जब अर्दोगान सऊदी अरब गए, उससे पहले ही उन्होंने खशोगी का जो केस है वो ट्रांसफर किया, उनको सऊदीया ट्रांसफर किया। उनका हमें यहाँ जरूरत है, वही आप इसकी डील करेंगे इसके बारे में। दूसरी बात, कुछ चीजें जो है जो किसी हद तक उन्होंने डिविएट किया है, यानी कि सलमान जो है, प्रिंस सलमान है, उसने एनर्जी पर वो फोकस नहीं अब कर रहा है इतना, वो दूसरे सेक्टर्स में भी इन्वॉल्वमेंट कर। उसने जो नई सिटी बनाई है, जो उसका विजन है 2030 का, उसमें वो नई टेक्नोलॉजी लाना चाहता है, आईटी सेक्टर में लाना चाहता है, टूरिज्म को डेवलपमेंट करना चाहता है, और उसके लिए बहुत सारे बाहर की कंपनियां जो है मेजर वो आई है, पार्टिसिपेट कर रही है उस रेड सी पर, जो नई सिटी बन रहा है, नया शहर बन रहा है उसके लिए। और वो डिविएट करना चाहता है, वो चाहता है, वो ये एक इसका प्लस पॉइंट भी है कि ये पहले ये जो थे हमारे गल्फ रीजन के ये अरब जो रूलर थे, वो सिर्फ एनर्जी पर ही कर, और उसका जो पैसा आता था मैक्सिमम उन्होंने, या तो उसका मेजर शेयर उनके रॉयल फैमिलीज को मिलता था, वो तो मिलता था, वही उस पर ऐश करते थे। हार्डली जो ट्रिकल जो है इसका 10 या 15% इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसीलिए अभी तक जो है, हालांकि 73 से ये शुरू हुआ ऑयल एम्बार्गो की बात, जब ऑयल बूम शुरू होने लगा,
50 साल गुजरने के बाद भी अब कहीं ना कहीं एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर में वहाँ लोकल्स भी आने लग गए। आईटी में अभी वो बहुत पीछे हैं, या दूसरे सेक्टर्स में वो पीछे हैं। इस पर अगर फोकस, शायद अब उसके जो सलाहकार भी हैं वो उसको चाहते हैं इन चीज़ों पर भी, और उनको भी ये जो यंग ब्लड है उनको जो लग रहा था पहले, उन्होंने हो सकता है जो फैसले लिए उन पर जब नजरसानी की तो उससे लग रहा है उसमें चेंज आई। ये चेंज वो हर एक को रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वो ये चाहता है, अभी तक वो हेजिटेंट रहा है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करने में, ऑफिशियली हेजिटेंट। हम्म। जी, हालांकि मैं उसी पर आने वाला था कि हमें याद है कि तकरीबन नवंबर 2020 में माइक पोम्पियो के साथ नियोम शहर में, जिस शहर का आपने जिक्र किया स्मार्ट सिटी में, उसमें मीटिंग भी उस वक्त हुई है, के उस वक्त के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी नेतान्याहू। आकर के उसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के भी आकर के मिले थे नियोम में पोम्पियो की मौजूदगी में। अब इस विजिट का और जो बाइडन की विजिट का अरबों के इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन से क्या कुछ ताल्लुक है? क्योंकि अभी पिछले एक हफ्ते में अमेरिका से भी और इजराइल से भी ये बात सामने आई है कि अमेरिका की लीडरशिप में इजराइल और अरब मुल्कों का एक जॉइंट डिफेंस सिस्टम बने ताकि ईरान का मुकाबला किया जा सके। तो आपको ये उस नॉर्मलाइजेशन से कितना इसका ताल्लुक है, जरा ये बताएं। देखिए, एक चीज ये है कि अमेरिका, चाहे वहां पर डेमोक्रेट्स रहे या रिपब्लिकन रहे, सिर्फ 20-19 की फर्क है। उन्होंने हमेशा इसराइल को प्रोटेक्ट किया, एडवर्स सिचुएशन में प्रोटेक्ट। यहाँ तक तो बार बार ये कहते हैं, इतना जो वो वायलेशन, ग्रॉस वायलेशन कर रहा है ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर, अभी जो अल जजीरा की कॉरेस्पॉन्डेंट मारे गए या ये नए सेटलमेंट बना रहे हैं, उस पर बयानबाजी के अलावा वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सिर्फ इनका ये रहा कि ट्रंप ब्लटेंटली सपोर्ट कर रहा था इसराइल गवर्नमेंट को, जबकि वो इतना ज्यादा उसने, यानी कि फलस्तीन के इश्यूज के बारे में वो आउट एंड आउट था, ओपनली सपोर्ट कर रहा। इस हुकूमत का ये है कि ये भी वही पॉलिसी टुवर्ड्स, उसने कहा कि इसराइल के जब भी कोई क्राइसिस होगी तो वी विल बी देयर टू सपोर्ट सॉलिड, पॉलिटिकली, मिलिटरली या दूसरे तरीके। लेकिन अब इन्होंने सिर्फ एक विंडो रखी है, जैसे वो जा रहा है वेस्ट बैंक भी जा रहा है बाइडेन, वो उनको कुछ शायद वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा या वहां पर एक जो है डिप्लोमेटिक सेक्शन खोलेगा, उसी हद तक। या ज्यादा से ज्यादा ये कहागा अभी भी यूएस जो है टू स्टेट फार्मूला को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट कर रहा है, इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ करता ही नहीं है। यहाँ तक कि इजरायली जो फोर्सेस है वो, उन्होंने नस्ब से ज्यादा वेस्ट बैंक भी तकरीबन अपनी तरफ खींच लिया है, अपनी ये इसमें लाया। बहुत सारे जो इर्द गिर्द के इलाकों पर है उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। वहां पर जो मकानात है मिसमार किए जा रहे हैं, उनको खाया जाता है। लेकिन यहाँ अभी भी मुझे लगता है, और ये अमेरिका और वेस्ट की पॉलिसी रही है कि वो हर इस्लामिक कंट्री, इवन पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ रहा है या दूसरे कंट्रीज पर भी प्रेशर पड़ रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। यहाँ तक कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में भी कुछ आवाजें उठी कि वो कहते हैं हमें इसराइल के साथ किसी न किसी तरीके से ताल्लुकात रखने चाहिए। यहाँ एक डेलीगेशन भी, पाकिस्तानी ओवरसीज का जो डेलीगेशन है, वो इसराइल के प्रेसिडेंट को मिला भी, जिसमें वो कहते हैं पीटीआई के भी कुछ लोग थे या दूसरे पार्टीज के। ये वक्त की बात, सूनर और लेटर ये होने वाला है। अब इसकी टाइमिंग क्या हो, और ये जो उस वक्त ये कहते हैं हम ये भी करेंगे फलस्तीनियों के, अभी ये करेंगे, ये लफाजियत के अलावा बियॉन्ड कुछ नहीं है। उसमें हमें कभी भी ये सीरियसली, अब हर मुल्क अपने मफादात देखता है, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखता है।
उस पर ज्यादा तरजीह दी जा रही है बनिस्बत उसको कि जो उनके ग्रेटर इश्यूज है, कंसर्न विद इस्लामिक वर्ल्ड या रीजन के साथ जो बड़े हैं, हर एक कंट्री अपने लिए सोच। इसीलिए आप देखेंगे कभी कभी जो गल्फ कंट्रीज में जैसे यूएई और सऊदी अरब, कभी कभी इनमें भी डिफरेंसेस है, बहुत सारे इश्यूज। यमन के बारे में कभी कभी डिफरेंसेस हो रहे हैं। ये भी है कि लीडरशिप वो अपने प्रोजेक्ट करना चाहता है, दूसरा एक दूसरे पर सबकत लेना चाहते हैं। अभी देखिए कि ये जो है बाइडेन के आने पर वहां पर इसराइल यूएई इंडिया और यूएस का समिट भी होने वाला है, ये भी चल रहा है साथ साथ। लेकिन ये है कि चूंकि एक सऊदी अरब के साथ ये भी है, यहाँ पर एक मुस्लिम इस्लामिक सेंटर है, उसका जो है फोकस जो है वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है कोई हेस्टी डिसीजन नहीं ले, वरना वो भी उसी वक्त करते जब यूएई ने किया, बहरीन ने किया, ओमान ने किया, उस वक्त सूडान वूडान सारे कंट्रीज आए, लेकिन कहीं ना कहीं बेटर सेंस प्रिवेल्ड ऑन देम कि वो हेजिटेंट रहे, हालांकि ये जो है बैकडोर चैनल्स ओपन है। तो इट इज अभी 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 आपको आने वाला मिडिल ईस्ट कैसा नजर आ रहा है? एक तरफ तो ये अरब मुल्क हैं जो इजराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कहिए कि जिनके अगर ऐलान भी नहीं हुए तो उनके बैकडोर उनके डिप्लोमेसी है, ताल्लुकात हैं, कारोबार भी हैं। दूसरी तरफ एक ईरान से बयान आया था 2 दिन पहले कि ये अरब ममालिक के साथ जो इजराइल ताल्लुकात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये एक घबराहट की हालत में है, जो ये इस तरफ जा रहा है। घबराहट, चूंकि रेजिस्टेंस पावर भी काफी मजबूत होती जा रही है। अभी हमने पिछले साल जो मई में जंग हुई थी इजराइल फिलिस्तीन, उसके बाद हमने देखा कि 11 दिन की जंग हुई, 4,500 के करीब मिसाइल और रॉकेट्स इजराइल पर दागे गए। उसके बाद हमास की सपोर्ट में न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि इराक के हश्द शाबी, यमन के हूथी, और हूथियों ने तो उस जंग के दौरान भी इस हद तक कहा था कि आप हमें टारगेट्स दो, हम यहां से मारेंगे। तो इस किस्म की जो रेजिस्टेंस भी मजबूत हो रही है, इस हालत में आप आने वाला मिडिल ईस्ट आने वाले वक्त में क्या देख? देखिए, ये हमेशा ये है पिछले 10 साल से, ये जब से ईरान ने न्यूक्लियर डील है, वेस्ट ने एक फियर साइकोसिस पैदा किया है अरब कंट्रीज में कि ये इजराइल के लिए इतना यानी कि ज्यादा टारगेट नहीं, बल्कि आप इसके टारगेट बन रहे हैं। और वो इसको कन्विंस करने में, अरब कंट्रीज को कन्विंस करने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन अब आप ये भी देखिए, वो बहुत सारे कोशिश करें, लेकिन अरबों में भी थोड़ी बहुत चेंज आई। अगर आप देखेंगे, ये भी न्यूज़ है कि अगले 1 महीने के दौरान ईरान और सऊदी अरब के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी मिलने, शायद बगदाद में एक मीटिंग होने वाली है, वहाँ भी एक किस्म से मीडिएशन चल रही है, बातचीत को रेस्टोर करने की बात। और सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज को पता है, जो इस वक्त आईईए की तरफ से नेगोशिएशन, हालांकि अब तो वो स्टॉल हो गए किसी हद तक, वो भी अमेरिका शायद उसमें ज्यादा रोल कर रहा है स्टॉल करने में, नए नए यानी कि डिमांड्स कर रहा है। उसमें सबसे ज्यादा रोल इजराइल का है कि वो चाहता है। ये अरबों को ये एहसास है, लेकिन खुद एक वियर, क्योंकि बेसिकली वो सिर्फ एक्वायर करते हैं सामान, खुद उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना सिस्टम डेवलप करे। अमेरिका ने हमेशा, ये वेस्टर्न कंट्रीज ने हमेशा उनकी जो सबसे बड़ी डिफेंस इक्विपमेंट की मंडी है वो तो गल्फ कंट्रीज ही है। उन्होंने हमेशा यही किया, उनको एक किया कि आपको यहाँ से खतरा है, आपको वहां से खतरा है, और वहां पर इनकी डिफेंस इंडस्ट्री तो बहुत फ्लोरिश हो रही है इनके परचेज से। अभी भी अगर देखिए, जो रिसेंट रिपोर्ट आया है उसमें 2 गल्फ कंट्रीज ने सबसे ज्यादा वहां पर हथियार खरीदे। ये एक चीज है। लेकिन मुझे लगता है
बहुत सारे अरब कंट्रीज में, खासकर गल्फ के भी 2-4 कंट्रीज है, इसमें ओमान है, कतर है, या इवन कुवैत जो है, वो अब इतना इससे उसको ना वो एक न्यूट्रल पाथ भी चलाना चाहते हैं, वो इसमें इतना नहीं होना चाहते हैं इन्वॉल्व। अभी हाल ही में कतर के जो अमीर है वो ईरान भी गए हैं, ओमान के साथ शायद ईरानियन प्रेसिडेंट वहां गए थे। वो एक दिखाता है कि वहां के बेसिकली आपको देखना है रीजन में जो सिस्टम है, लोगों की आबादी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे ये यूएई है, कुवैत है, इवन बहरीन है, इवन सऊदी अरब है, वहाँ भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो ईरान के व्यूज को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। और आपके मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए जब इंटरनल हालात ठीक है तो उनको सही रखने के लिए आपको विंडो ओपन रखनी है नेगोशिएशन के लिए ईरान के। अभी देखिए ईरान के साथ जो ही प्रोग्रेस हो रही है टास्क में, यमन होती थी, ये जो है एक किस्म का वहां पर सीज फायर चलता, हाल ही के 1-1.5 महीने में कोई बड़े ये क्या अटैक नहीं हुआ, नहीं ये हुआ, एक किस्म का इवन सीज फायर भी एक किस्म की अचीवमेंट। बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो एक चेंज किया वहां पर, उसने रिजीम चेंज किए, प्रेसिडेंट को चेंज किया, एक विंडो है। क्योंकि वार किसी चीज का सोल्यूशन ही नहीं, कन्फ्रंट्रेशन बेसिकली मुल्क को माशी तौर पर भी कमजोर करता है और इंटरनली भी कमजोर करता है। कन्फ्रंट्रेशन कोई नहीं है। और इसीलिए अगर बेटर सेंस में प्रिवेल हुई है कि वो ईरान के साथ भी किसी न किसी तरीके से एक नॉर्मल रिलेशन है, वो जरूरी है। ये जरूरी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो कंट्रीज के दरमियान 100% यानी कि इत्तेफाक हो मेजर इशू, लेकिन ये जरूरी है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड रिमेन ऑलवेज ओपन, और इसके लिए उनको भी ये जरूरी है। अब दूसरी बात आप देखिए, इतना होते हुए भी सऊदी अरब या दूसरे अरब कंट्रीज जो गल्फ कंट्रीज, वो चाइना की तरफ भी देख रहे हैं, वो सऊदी की तरफ भी रखते हैं। वो उनको भी ये रियलाइज हुआ कि वेस्ट शायद इतना डिपेंडेंट, उनको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए वेस्ट, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने हमेशा इस्तेहसाल ही किया, दिया कुछ नहीं लिया ही सब। ये एक उनके लिए भी लेसन है कि हमें दूसरे एवेन्यूज भी देखने चाहिए। बेटर लेट देन नेवर। अगर वो इस सोच रखते हैं, इस सोच को आगे करने की कोशिश करेंगे, तो इनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो। तो वेस्टर्न कंट्रीज को भी ये एहसास होगा कि ये ज्यादा देर उनके इन्फ्लुएंस में नहीं रह सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने 2-3 चीजें बहुत ही अहम कही कि एक तो ये कि जंग किसी चीज का हल नहीं है। दूसरी बात आपने ये भी कहा, ये भी बताई कि ये सब मुल्क हर विंडो को खुला रखना चाहते हैं। एक तरफ वो इजराइल से अगर ताल्लुकात बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान से भी बातचीत का सिलसिला है, खासतौर पर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। और एक तरफ वो वेस्ट की तरफ भी उनके ताल्लुकात हैं और दूसरी तरफ चीन से भी वो ताल्लुकात बना रहे हैं। तो एक ऐसी सूरत में ऐसा लगता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपने आप को शायद नई सिचुएशन में एडजस्ट कर रहे हैं और नए हालात को फेस करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि अब हमें देखना यह है कि जो बाइडेन के विजिट के दौरान क्या कुछ होता है। क्या इजराइल और सऊदी अरब के नॉर्मलाइजेशन की बात कुछ होती है? क्या ईरान के खिलाफ इजराइल और अरब मुल्कों के जो जॉइंट डिफेंस सिस्टम बनाने की बात हो रही है, वो कोई बात आगे बढ़ती है? हम बहरहाल फॉलो करते रहेंगे, जो कुछ खबरें आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।